गुड इवनिंग। बैठिए बैठिए प्लीज। नमस्ते, बैठिए। हाँ, गुड इवनिंग, बैठिए प्लीज। चले, कहाँ तक बता दिया मैंने आपको? इक्विबोनियल सरफेस के बारे में बताया। चले, कंटिन्यू करते हैं। वापस से कनेक्ट करता हूं। मैं क्या बोल चुका हूं आप लोगों को? लास्ट क्लास में हमने जाते जाते डिस्कस किया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। उसमें बात इस तरह से चल रही थी कि जो रियल इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसका नाम चलता है? कंडक्टर का। कंडक्टर कोई से भी शेप का हो, कंडक्टर्स आर ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सरफेस से अंदर तक पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये तो हो गया था रियल के बारे में। मेन मुद्दा चल रहा था इमेजनरी के बारे में। जो इमेजनरी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो बहुत सारे अलग अलग शेप की हो सकती हैं। मैंने आपको 3-4 शेप बताए थे। स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, और इवन प्लेन शेप की हो सकती है। स्फेरिकल का सोर्स क्या रहेगा? पॉइंट चार्ज। सिलेंड्रिकल का सोर्स क्या रहेगा? लीनियर चार्ज। और प्लेन सरफेस कहाँ मिलेंगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ मिलेंगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेंगी। डायग्राम बना के मैंने आपको बताया था। सारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाने के बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। जो सबसे काम की और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइन ऑफ फोर्स होंगे वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, ऐसा आपने बोला था। वर्क डन जीरो आएगा, उसका रीजन आप देख ही चुके हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए, मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में सारी जानकारी डिस्कस कर ली है। क्वेश्चंस की बात करते हैं। लिखें, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सुनो भाई, सुनो। ये शायद कुछ गर्मी हो रही कुछ, थोड़ा बोलना उसको। चलिए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर एज शोन find electric field between them. Find electric field between. Okay, एग्जाम में डायग्राम दिया था। दिस वाज 1 मीटर, दिस वाज 2 मीटर, दिस एंगल वाज गिवन 135 डिग्री, एंड दिस वाज 20 वोल्ट एंड दिस वाज 10 वोल्ट। जो डायग्राम है क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लीज डायग्राम बना लीजिए। बातें शुरू करते हैं। बनाया डायग्राम आप लोगों ने? चलिए, अब डिस्कशन शुरू करते हैं कि इसमें क्या कहा है हमसे। चलिए, सबसे पहले तो फोटो को विजुलाइज करने की कोशिश करें। क्या क्या जानकारी है? अपना एक्स एक्सिस, अपना वाई एक्सिस। ये लोकेशन 1 मीटर है, ये लोकेशन 2 मीटर है, और ये एंगल 135 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई थिंक इक्विपोटेंशियल सरफेस को भी आप पहचान रहे होंगे। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसमें हर जगह पोटेंशियल 20 वोल्ट है और यहाँ हर जगह पोटेंशियल 10 वोल्ट है। ये हमें दिया हुआ है। हमें इनके बीच की जगह में क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब एग्जाम में जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बुक्स में भी प्रोफाइल क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन के आंसर पूछने के 2-3-4 पैटर्न है। मैं आपको इसी एक क्वेश्चन में सारे पैटर्न्स की बात करना चाहूंगा। कई बार हमसे सिर्फ इलेक्ट्रिक का वैल्यू पूछते हैं, कई बार हमसे इलेक्ट्रिक का आंसर जो ना वेक्टर फॉर्म में मांगते हैं, आई जे के वगैरह में मांगते हैं, और कई बार कुछ अलग ही स्टाइल में मांगते हैं। तो अभी सारे पैटर्न की बात करेंगे। मान लीजिए हमें सिर्फ वैल्यू ही बनानी है। बच्चे अगर वैल्यू बनाने तो वैल्यू बना लेंगे, लेकिन क्या हम डायरेक्शन फाइनलाइज कर लें पहले? यस, आइए, कॉमन सेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आई थिंक 20 वोल्ट से 10 वोल्ट होगा, लेकिन यार 20 से 10 वोल्ट बहुत सारे आइडियाज हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं भी यार ठीक परपेंडिकुलर। तो हमें दो बातों को क्लब कर दें। दो बातें कौन सी? एक तो हाई से लो पोटेंशियल होना है, और दूसरी बात इनसे ठीक परपेंडिकुलर होना है। तो क्या एकदम परफेक्ट डायरेक्शन आ जाएगा? यस। तो इन बातों को यूज करते हुए अगर मैं डायरेक्शन बनाता हूं तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप जानना चाह रहे हैं वो इस तरह से होगा, ठीक परपेंडिकुलर, जो कल आपने पढ़ा था उसी के बारे में। ये देखो, परपेंडिकुलर होना जरूरी है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक तरह से डायरेक्शन मेरी फाइनलाइज हो गई है। डायरेक्शन मैंने कॉमन सेंस से निकाल लिया, और शायद आप जान रहे होंगे 135 है तो 90 हो चुका है, क्या ये 45 हो ही रहा होगा? ऑब्वियसली बात है। और क्या ये भी 45 हो ही रहा होगा? यस। ओके, डायरेक्शन फाइनलाइज हो गई। क्या मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ? कई बार क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाता है। वैल्यू वैल्यू निकालने की कोशिश करें, मॉड ई, दैट इज सिंपली डीवी बाय डी आर, ये हो जाएगा। मैं फिर वर्ड्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि डायरेक्शन हम शब्दों में पूछ लेंगे तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ यहाँ से क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। और अगर मुझे मोड ई चाहिए तो आप देख रहे हैं
मैंने माइनस माइनस सब छोड़ दिया है। क्या मैं बिल्कुल डी बाई डी आर की बात कर रहा हूँ? यस। आइए, डीवी, डीवी यानी कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट अपॉन डी आर। डी आर मतलब दोनों का सेपरेशन। इज इट 1 मीटर? नो, नो, 1 मीटर यूज नहीं करना है। एग्जामिनर ने 1 मीटर 2 मीटर दिखाया इसलिए है ताकि बच्चे गलती कर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों की दूरियां कितनी है? 1 मीटर। कोई भी दूरियां है ठीक परपेंडिकुलर दूरियां, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है भाई साहब, क्या वही तो डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना? यस। तो ये 1 मीटर हमें बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया गया है। आई थिंक हमारा इंटरेस्ट शायद इस वाले डिस्टेंस में है, और इस वाले डिस्टेंस में है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं डी आर के नाम पे मुझे ये चाहिए होगा? यस। और डी आर के नाम पे ये चाहिए तो मैनेज कर ले अपन। ये 45, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के साइन। यस। तो देखो ना, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ साइन, ये इधर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। साइन 45 कितना हो रहा होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 1। तो बोलो क्या डी आर की वैल्यू तैयार है? यस, डी आर की वैल्यू तैयार हो गई है। और डी आर की वैल्यू तैयार हो गई तो लगा देते हैं यहाँ पर। फाइनल इज 1/√2 मीटर। तो आई एम गेटिंग 10√2 वोल्ट पर मीटर। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक का वैल्यू आया है 10√2 वोल्ट पर मीटर। और अगर हम लोग शब्दों में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप जान ही रहे हैं, ये 45, तो क्या ये भी 45 हो रहा होगा? तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक किधर है? प्लस एक्स एक्सिस से क्या 45 डिग्री पर है? यस। तो मैं लिखना चाहूंगा 845 डिग्री फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस। ये मेरा फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से सवाल तो बहुत ही छोटा ना, सिंपल एक ही लाइन का सवाल है, इसमें कुछ बड़ा काम तो है नहीं। सिंपल आप डी बाई डी आर लिख रहे हैं, डीवी साफ साफ दिख रहा था, डी आर में थोड़ा सा अलर्ट रही है कि डी आर कोई भी डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपने लिया। और यू कैन से डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यू कैन से डिस्टेंस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आपने मैनेज किया 1/√2। आंसर ही आ गया, शब्दों में डायरेक्शन भी आ चुकी है। कंफर्टेबल है आप लोग? यस। ये आंसर आया है जेई में, जब एक क्वेश्चन था उसमें इस तरह से आंसर दिया हुआ था, हो गया। तो अपनी कई किताबों में ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। पता लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा है और सारे आंसर जो ना वेक्टर के फॉर्म में। अगर वेक्टर खेलना है तो वेक्टर होता क्या है यार? अगर वैल्यू के साथ डायरेक्शन अटैच कर दें तो क्या वेक्टर बन जाता है ना? यस। लेकिन यार तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो पूरा एक्स में ना पूरा वाई में, क्या कंपोनेंट खेलना है? यस। तो आप समझ ही गए होंगे इसका ये कंपोनेंट, दिस इज ई cos 45, इज इट 10? और ये कंपोनेंट भी है ई sin 45, ये भी मेरे ख्याल से 10 हो रहा है। तो ऑब्वियसली अपना आंसर तैयार है। किसी ने बोला भाई वेक्टर लिखो, तो 10i प्लस 10j, ये आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे हमारी डिमांड क्या है। वेक्टर आंसर मांग रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, प्लेन आंसर मांग रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। एक बात और, कई बुक्स के अंदर इस तरह के सवाल अलग स्टाइल से पूछे हुए हैं। इस तरह की झांकी बना के देता है और बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट्स आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट्स आर। और मान लीजिए ऑप्शन इस तरह से हैं, ऐसे लिख के दे रहा हूँ, ई एक्स एंड ई वाई, ये पूछ रहे हैं मान लीजिए। ऑप्शन मान लीजिए इस तरह से एग्जाम में, +10 +10 -10 -10 +10 -10 -10 +10। कई किताबों में इस तरह की लैंग्वेज यूज करें इस तरह के क्वेश्चन के साथ कि हाँ भाई ये झांकी है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स या वाई कंपोनेंट क्या क्या होगा, और इस तरह के ऑप्शन दे रहा है। क्या बताओ बॉस, अगर इस तरह के ऑप्शन होगा तो मैं तो वैल्यू बनाने में कष्ट नहीं करने वाला। अरे भैया सब वैल्यू 10 ही 10 है ना, तो आप 10 निकाल के क्या कर लोगे? मतलब आपने सोल्व करके 10, अरे क्या 10, सब जगह 10 ही लिखा है ना। तो आई थिंक मेन मुद्दा किसका है? प्लस माइनस का। तो हाँ ये समझना पड़ेगा। हाँ अगर अभी कुछ होता, कोई वैल्यू 10 होती, कोई 5 होती, कोई 20 होती, शायद हम कष्ट करते। यार आप सब जगह 10 ही लिख रहे हो तो मैं क्यों कष्ट करूंगा भाई? 10 ही हो रहा होगा तभी तो आपने 10 लिखा हुआ है। तो यहाँ मेन मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि प्लस और माइनस का। और प्लस और माइनस का इस सवाल के हिसाब से क्या आंसर होगा? क्या +10 +10? ये इस सवाल के हिसाब से आंसर है। लेकिन मैं और भी आपको बहुत सारे ओरिएंटेशन दिखाता हूँ, ध्यान दें। इसमें मान लीजिए मैं 4 ओरिएंटेशन दिखाता हूँ, इनके 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन में चारों का फोटो बनाता हूँ, और मैं चाहूंगा कि फोटो देख के हम लोग आंसर दे पाए। आइए 4 जहां क्या दिखाता हूँ आपको, भाई अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। जैसे मान लीजिए 20 वोल्ट है और ये अपना 10 वोल्ट है। मान लीजिए ये 20 वोल्ट है और मान लीजिए 10 वोल्ट है। ये 20 वोल्ट है और मान लीजिए 10 वोल्ट है, एंड दिस इज 20 वोल्ट एंड दिस इज 10 वोल्ट। चारों में से कोई भी झांकी हम आपको दे देंगे, और जिसको चीजें समझ में आती है, मेरे ख्याल से फोटो देख करके इस तरह के ऑप्शन होंगे तो आंसर सेलेक्ट किया जा सकता है। आ जाओ, चारों फोटो में जरा मुझसे इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन बनवा देंगे आप मुझे? यस। दो बातों को क्लब करेंगे, हाई से लो पोटेंशियल जाएंगे और कहीं भी यार ठीक परपेंडिकुलर। चलो हेल्प कर दो मेरी। यस, आई थिंक यहाँ पे डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, यूं। हाँ
this will be यूं, this will be यूं, and this will be यूं, and this will be यूं। पता लग रहा है क्या सबको? यूं यूं समझ में आ रहा है? हाँ, पता लग रहा है सबको? हो जाएगा ये। और अगर आप इतना डायरेक्शन डायरेक्शन खेल पाते हैं तो कंपोनेंट करना तो आपको आसान है। यस, आइए, कंपोनेंट विल बी यू एंड यू, कंपोनेंट विल बी यू एंड यू, दिस विल बी यू एंड यू, एंड दिस विल बी कौन सा यू? बोले यू एंड यू, यू एंड यू, कौन सा यू बे? हाँ, सब समझते हैं ना? फोटो दिख रहा है ना? क्या कह दूं? यू एंड यू। और अगर इतना समझ में आता तो आई थिंक वैल्यू बनाने का कष्ट करने की जरूरत नहीं है शायद। बोलिए, इस फोटो के लिए कौन सा आंसर होगा? प्लस प्लस। इसके लिए क्या? माइनस माइनस, माइनस माइनस। ये फोटो के लिए प्लस और माइनस, और ये फोटो के लिए माइनस प्लस। क्या ऑप्शन से आंसर दे सकते हैं? यस। तो मेरा सजेशन फिर ये है, हमें एग्जाम में टाइम का बहुत प्रेशर होता है, तो जहां वैल्यू बनाने की जरूरत हो वहीं कष्ट करें, जहां सिर्फ डायरेक्शन से काम चल जाए, जहां सिर्फ कॉमन सेंस से काम चल जाए, वहां बेकार में टाइम खराब नहीं करना है। फिलहाल लिख लीजिए, चारों झांकियां बना लीजिए, और चाहे तो इसमें अच्छे से लिख लेना, फिर प्लस एंड प्लस समझ जाओगे। मतलब ये ई एक्स और ई वाई के लिए लिखा है मैंने, पूरा लिखना हो तो लिख लेना। एंड दिस इज माइनस एंड माइनस, दिस इज प्लस एंड माइनस, दिस इज माइनस एंड प्लस। आ जाएगा समझ में? ई एक्स एंड ई वाई, ई एक्स एंड ई वाई। कोई बात कंफ्यूज करे तो पूछे मुझसे। कोई कंफ्यूजन है, किसी के भी मन में कोई बुरा विचार आ रहा हो, बात करें। क्या हो गया? बुरा विचार आ रहा है? किसके मन में आ रहा है बुरा विचार? नहीं आ रहा ना? वेरी गुड। बोलूं? जाऊं? हाँ, बोले तुरंत जाओ, हाँ, रुकना नहीं है। कुछ नहीं, लिखो भी लिखो। अब आ गया हूं तो पूरा झिला के जाऊंगा भाई, 1.5 घंटे में रहे। अब मेरे पास पूरा 1.5 घंटा है, अब मैं झिलाऊंगा पूरा। नहीं नहीं, क्लास तभी खत्म होगी जब मैं चाहूंगा। क्लास तो तभी खत्म होगी जब मैं चाहूंगा। सही बात है कि नहीं? कल आपका टेस्ट है, ये तो अच्छी बात है ना। ये तो देखो कितनी खुशी है ना अपने चेहरे पर। यस, नहीं, सही बात है, टेस्ट है तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। कहाँ तक आएगा ये? आज पढ़ा देंगे जहां तक आएगा, आज जो पढ़ा देंगे वहां तक आ जाएगा। ठीक है, चल। क्वेश्चन अभी बता देता हूँ मैं आप लोगों को कौन कौन से आएंगे। ठीक है, हाँ, अच्छे क्वेश्चन के फॉर्म में बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, हटा दें भाई, हटा दें। तो मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन आप मैनेज कर सकते हैं, इस तरह के बुक्स में काफी क्वेश्चन अवेलेबल है, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने नीट वाला भी है, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो लेते हैं। लिखें, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस around a positive point charge, equipotential surfaces around a positive point charge। आ जाओ, बाकी इधर दिखाऊंगा कहानी क्या है, चीजों को समझिए हम लोग। ये कोई पॉइंट चार्ज है बच्चे, प्लस क्यू। उसने खुद ने कहा है कि इसके आसपास स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। उसने खुद ने बोला है कि यहाँ का पोटेंशियल V1 है। फिर मुझे बोला गया कि यहाँ का पोटेंशियल V2 है, और फिर मुझे बोला गया कि यहाँ का पोटेंशियल V3 है। उन्होंने झांकी बना के दी हमें कि एक पॉइंट चार्ज है और उसके आसपास 3 स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, और उनके पोटेंशियल V1 V2 V3 सब उसने दिया हुआ है। शायद कल हमने इस तरह का फोटो बनाया था ना। यस, मगर एक क्वेश्चन में उन्होंने सब दिया हुआ है, और वास्तव में होना भी चाहिए। फिर आगे बोल के मेरे को क्या बोला है कि ये जो सेपरेशन है ये है T1, और ये जो सेपरेशन है ये है T2, उन्होंने बोला हुआ है। यानी कि इन दोनों का गैप कितना है? T1, और इन दोनों का गैप कितना है? T2। फिर मुझे एग्जाम में कहा गया कि इफ V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V3, तो फिर मुझे बोला कि रिलेट या कंपेयर T1 T2। क्या बोला मुझे? कंपेयर
सवाल लिख लीजिए, चर्चा शुरू करते हैं। T1 एंड T2, प्लीज सवाल लिखें प्लीज। कंपेयर T1 एंड T2, जो गैप है ना T1 और T2, उसको हमें क्या करना है, कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब आ जाओ कुछ बात करते हैं। सिर्फ एक लाइन का सवाल है, बस समझने वाली बात है, ठीक है। प्लीज एक बार फोटो बनाइए। सवाल सिर्फ एक लाइन का, मतलब करने का भी नहीं, सिर्फ देख करके हम आंसर देने वाले हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं। बोलूं भाई? चलिए, क्या हो गया? और हाँ, ये जो लिख के दिया है ना, ये मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि अगर ऐसा है तो आप T1 T2 कंपेयर करिए। आइए कुछ कॉमन सेंस की बातें हो जाए। डू यू नो, आजकल हम पढ़ रहे हैं E दैट वाज dV/dr, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करो, E कितना हो गया, dV/dr, ये इसका वैल्यू हो गया। एक कॉमन सेंस की बात करते हैं बॉस। इस गैप और इस गैप के लिए, दो गैप्स के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, एक तो ये गैप और एक तो ये गैप के बारे में कंपेयर कर रहा हूं। क्या इन दोनों गैप का पीडी सेम है? यस। उसने बोला है ये पीडी बराबर ये पीडी, मैंने नहीं बोला, उसने बोला है। तो आई थिंक जिन दो गैप पे हम खेल रहे हैं, क्या उनका डीवी सेम है? और डीवी सेम है तो लॉजिकली क्या हो गया, क्या 1/dr, ये पता लग गया। और ये पता लग गया तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया, कि जिस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्या वो गैप कम होगा? और जिस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, क्या वो गैप ज्यादा होगा? यस। आइए कॉमन सेंस लगा के मुझे बता दीजिए, ये पॉइंट चार्ज यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मार रहा होगा ना? यस। मान लो बच्चों, इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E2 है। कॉमन सेंस से बता दीजिए कौन ज्यादा होगा। सब पता है आप लोगों को, शाबाश। तो पहले गेप में भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो पहले गेप का सेपरेशन कम होगा। दैट्स इट, आंसर तैयार है। तो मैं समझ गया E1 इज मोर देन E2। मेरा नॉलेज बोलता है E1 इज मोर देन E2, तो क्या मैं कह दूं T1 इज लेस देन T2? ये मेरा आंसर। कोई परेशानी हो पूछ सकते हैं, कोई भी बात है पूछ सकते हैं, बोलिए। क्या हो गया? हवा, ठंड लग रही है? हाँ, क्या करें बताएं? कुछ चाय या कॉफी मंगा दूं मैं आपके लिए? हाँ मंगा दें। इसको बंद कराना है? अब बार बार आएंगे तो डिस्टरबेंस होगा ना। हाँ बंद कराना है क्या? इतना डिमांड करते हो तुम लोग, इधर क्या मेरी बारात में आओ बे? कोई बोलता ये चालू कर दो, कोई बोलता वो बंद कर दो, कोई क्या है बे? अबे पढ़ने आओ इधर, क्या मेरी बारात में आओ तुम लोग? उसके लिए लेट हो चुके आप लोग साल। ऑलरेडी बच्चे मेरे को जो है। हाँ जी, लिखा आंसर लिखा आप लोगों ने। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, ये आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है। और मैं एक बात और बोल दूं, मुझे आपको सिस्टमेटिक नोट्स देने ना, इसलिए मैंने ऐसा लिखा भी है। पता है, एग्जाम में आपको इतना कष्ट नहीं करना होगा। आई थिंक दिमाग में, फोटो में आपका दिमाग चलना चाहिए, किस तरह के विचार आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ई बराबर होता है dV/dr, तो इस गैप में और इस गैप, ये बंद करना है, बंद करना है कि चालू करना है? एक मिनट, इसको थोड़ा सा बंद कर दो यार, टेम्परेचर बढ़ा दो इसका, है ना। इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो बस, वो बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं करनी है बस, ठीक है। अभी इसके बाद 8 बजे जो भी बोलेंगे वो कर लेंगे, ठीक है ना। पहले अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर दो हम, बस ठीक। हाँ बस ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। चलो चलो, सुने 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 प्लीज। दिमाग में वहीं पे क्या होना चाहिए, पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। इस गैप में डीवी दोनों जगह सेम दिया है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां सेपरेशन कम होगा, तुरंत आंसर जाएगा T1 लेस देन T2। क्लियर है सब लोगों को? नहीं दिया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। देखो हमें एक लॉजिक, नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछने का अधिकार सबको। सुने बेटे, कंडीशन देकर के ही तो सवाल पूछा था ना। हमें क्या पता V1 V2 में दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर ये गैप और ये गैप अलग अलग होता, मान लो ये पीडी और ये पीडी अलग अलग होता, तो हम डीवी को काट नहीं पाते। और डीवी को काट ही नहीं पाते तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन ज्यादा है कौन कम होगा। तो उसने क्वेश्चन बनाने के लिए बोला कि अगर ऐसा हो तो बताइए क्या होगा, ठीक है। ये उनका क्वेश्चन था, मुझे और आपसे पूछना है। अब आप लोग चेंज मत करना, मैं प्रैक्टिस के लिए ऐसे पूछ रहा हूँ, और सही आंसर आना चाहिए, इतना सारा बोल दिया है। रेडी? आप लोग नहीं चेंज करोगे। ये सवाल, ये आंसर।
अगर ये चार्ज होता माइनस क्यू तो आंसर ये होगा कि इसका जस्ट उल्टा। नालायकों यही होगा, हिसाब लगा के देख लो। नालायकों, नालायकों हिसाब लगा के देख लो। नहीं नहीं सोच लो, मुझे नहीं पता यही होगा कि उल्टा होगा। टेक योर टाइम, 30 सेकंड है आपके पास। प्लस क्यू उनके सवाल में था, मेरा आंसर, मेरा सवाल है कि माइनस क्यू होता, आंसर ये होगा कि जस्ट उल्टा। ऐसा करते हैं, वोटिंग कराएंगे, ज्यादा लोग जो बोलेंगे उसको टिक कर दूंगा, मुझे भी नहीं पता क्या होगा। हाँ ना, ज्यादा लोग जो बोलेंगे मैं उसको टिक कर दूंगा, ठीक है। 30 सेकंड देता हूँ आप लोग को, हिसाब लगा लो। मेजोरिटी जो बोलेंगे मैं उसको टिक कर दूंगा। सुन लिया सबने? हो गया हिसाब, हो गया सबका? बोलिए कितने लोग बोल रहे हैं यही रहेगा, हाथ ऊपर करें। कितने लोग कह रहे हैं कि अपोजिट हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। कुछ लोग तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। बोले तुम्हारे जब मैं जो करो पे दिमाग क्यों चाट रहे हो मेरा, हाँ? है कि नहीं? मेरे ख्याल से आंसर इज वही रहेगा। अरे अच्छे समझो ना, ये छोटी छोटी गलतियों पे आप फंस जाओगे। देखो मैं जानता हूँ, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इसमें काफी कुछ आपको पहले से आता है, लेकिन जो जहाँ जहाँ गड़बड़ हो सकती है ना वहां पे हमें ध्यान देना है। देखो ना, अरे यार माइनस होगा तो प्लस था तो इलेक्ट्रिक यूं रहा होगा, वो माइनस होगा तो यूं हो जाएगा। आई थिंक प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी ना, वैल्यू तो आज भी क्या पास में ही माहौल ज्यादा होगा, और पास में ही माहौल ज्यादा होगा तो क्या आज भी आंसर चेंज की सेम सेम? ये हमारा आंसर है। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है, वेरी गुड। और सुनिए, अब बात चल रही तो फिर एक सवाल और पूछूंगा, जो कि आपने किताबों में लैंग्वेज के फॉर्म में एक सवाल है, लैंग्वेज के फॉर्म में सवाल, लेकिन मैं फोटो बना के बताऊंगा ताकि आप उसको और अच्छा फील कर पाए। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म बोला आप लोगों ने, ओके। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मान लीजिए यहाँ पे 3 प्लेन सरफेस हैं, ठीक है, 3 प्लेन सरफेस यहाँ पर हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि V1, V2 और ये V3 इनके पोटेंशियल है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इफ V1 माइनस V2, इस सवाल के थ्रू मैं जान लूंगा कि कितने लोगों को पिछला सवाल समझ में आया, क्योंकि इस सवाल का जवाब वही दे पाएगा जिसको पिछला वाला खेल समझ में आ गया। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V3, लेट दिस गैप इज T1, लेट दिस गैप इज T2। यस बोलिए, यस 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 बोलिए, क्या बराबर होगा? बहुत सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बराबर होगा। कुछ चमका अगेन, यस। इस बार क्या हो गया आपका, मॉड ई बराबर क्या डीवी बाई डी आर। इस गैप में डीवी और इस गैप में डीवी, सवाल ने कहा है अलग है कि सेम है? दोनों गैप में डीवी सेम, क्या 1/dr? तो भाई साहब जिस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां सेपरेशन कम होगा, और कम है वहां सेपरेशन ज्यादा होगा। मगर ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मगर ये तो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म अलग क्या होगा, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग कि सेम 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 सेम। तो भाई साहब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम सेम सेम, तो हर जगह गैप भी सेम सेम सेम। तो क्या मैं कह दूं, क्या मैं कह दूं? मैं कह चुका हूं, गैप विल बी अलग कि सेम सेम। वेरी गुड, लिख दीजिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमने जाना कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो हर जगह सेपरेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलिए। माइनस जो आता है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो माइनस किसके बारे में होता है, वो डायरेक्शन के बारे में होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूंगा वैल्यू कहाँ कम और ज्यादा है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, माइनस माइनस में इंटरेस्ट है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है? इसलिए हम लोग उसको देख रहे हैं। अपने को इन सवालों को डील करने के लिए क्या जानकारी चाहिए कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ये चाहिए अंदर को। तो उसमें तेरा प्लस माइनस का रोल है कि नहीं है? नहीं है, इसलिए हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सवाल अभी अभी आपने किया ना फोटो बना के, ये सवाल बहुत सारी बुक्स में है, और इवन अपने जो है अपने मॉड्यूल में भी, शायद रेस वाले मॉड्यूल में, और लैंग्वेज के फॉर्म में। जरा लैंग्वेज पहचानिए किस तरह से पूछा हुआ है। वो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही और गलत है, बोलूं मैं? ओके, कहीं ना कहीं अपने मॉड्यूल में कहीं ना कहीं सवाल इस तरह का है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। वो बोल रहा है कि नीचे जो 4 लाइन है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, उसमें कौन सा लाइन सही है कौन सा लाइन गलत है। और इक्विपोटेंशियल के बारे में 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जरा सुनिए। एक तो है कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी सही। इस झांकी का मतलब सुनिए, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्वली स्पेस्ड इफ पोटेंशियल डिफरेंसेस आर सेम। क्या मामला सही हो जाएगा? देखा देखा कितना अच्छा लैंग्वेज है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो दीज आर अनइक्वली स्पेस या इक्वली स्पेस। क्या इसी बात को थोड़ा सा अंग्रेजी में बोल दिया उसने? ओबियसली हम कर सकते हैं। तो बच्चे ये था इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कहानी, सब खत्म।
अभी नया टर्म शुरू करें, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नाम सुना होगा। एक बहुत ही सुंदर शब्द है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी को हम जनरली किससे दिखाते हैं? कैपिटल यू से। देखो मैंने दिखा है कैपिटल यू। जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है बच्चों, आप जो पढ़ रहे हैं, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एक शब्द है। आपने देखा होगा फिजिक्स में ये टर्म शायद और भी कहीं भी आता है ना? आई थिंक ग्रेविटेशन में भी आता है, शायद वो स्प्रिंग में भी आता है यार। तो मुझे आपको सिखाना चाहिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी शब्द है, दैट इज नॉट अबाउट दिस चैप्टर, दिस वर्ड, दिस टर्म, दिस फिजिकल पैरामीटर इज अबाउट ऑल कंजर्वेटिव फील्ड। यस, अंदर की बात यह है, फिजिक्स में जहां जहां कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं वहां वहां हम लोग पोटेंशियल भी डिफाइन करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करते हैं। बच्चों आज जो मैं कूलम फोर्स आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर में, जो पढ़े हैं हम लोग, कैसा है? कंजर्वेटिव है। इसलिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो वहां भी हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। स्प्रिंग फोर्स वो भी कंजर्वेटिव, तो वहां भी हम किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की। तो मेक श्योर पोटेंशियल एनर्जी टर्म इज नॉट अबाउट इलेक्ट्रोस्टेट्स, दैट इज ऑल अबाउट द कंजर्वेटिव फील्ड। तो लिखें एक पॉइंट तो ये लिखें कि डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स, डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड्स। वही ट्रू फॉल्स में आया था ना कई बार, कौन सा लाइन सही है गलत? डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, एक जानकारी है। दूसरा पॉइंट लिखे, इट इज रिलेटिव पैरामीटर। मैं हर चीज का जवाब आपको दूंगा, कारण बताऊंगा अभी मैं। इट इज रिलेटिव पैरामीटर। अगला पॉइंट, ये रिलेटिव पैरामीटर जो हमने लिखा है ये एक लाइन और लिख लो, इट इज एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। इट इज एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, जो मैंने तीनों लाइन लिखा है मैं इनका मीनिंग बताना चाहूंगा। और बच्चों आज का ऑलमोस्ट पूरा लेक्चर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में करने वाले हैं। जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस शब्द का फील आपके दिमाग में होना चाहिए। जितना अच्छे से फील कर पाएंगे उतना आपको सवालों पे अप्रोच बढ़ेगी। तो मैं इसका मीनिंग पहले आपको समझाऊंगा। जो बुकिश लैंग्वेज है मैं बता ही दूंगा, लेकिन मैं जरा सा इसका फील आपको देता हूँ कि बोले लफड़ा क्या है, बोले क्या बीमारी है पोटेंशियल एनर्जी, वो मैं बोलता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का जो हिंदी में शब्द है उसे थोड़ा फील आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चे? स्थिति ऊर्जा। मैं जानबूझ के आपको हिंदी वाला वर्ड इसलिए बता रहा हूँ, शायद नाम से फील आता होगा, स्थिति ऊर्जा। इसका सही मीनिंग क्या हो गया? कोई भी पार्टिकल, कोई भी सिस्टम अभी जिस स्थिति में, जिस सीन में, जिस अरेंजमेंट में, जिस कॉन्फ़िगरेशन में हमारे सामने है, हम मानते हैं कि वो चीज उस स्थिति में या उस कॉन्फ़िगरेशन में अपने आप नहीं आई है, बल्कि किसी एक्सटर्नल एजेंट ने वो सीन या वो कॉन्फ़िगरेशन बनाया है। वो कॉन्फ़िगरेशन और वो व्यवस्था बनाने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना खर्चा करना पड़ता है, दैट खर्चा बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी। फिर सुन लीजिए, तसल्ली सुन लीजिए, कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम आज जिस कंडीशन में आपको दिख रहा है, अपने आप वो स्थिति, वो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप नहीं बना है, किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट ने आपके लिए वो सीन, वो स्थिति बनाई है। तो वो स्थिति बनाने में, वो कॉन्फ़िगरेशन बनाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो खर्चा करना पड़ता है, दैट खर्चा बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए मैंने लिखा इट इज एनर्जी ऑफ ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, मैंने ऐसा लिखा है। जो आप समझते हो समझाता हूं पहले, मैं अपने टॉपिक की बात बाद में करूंगा। मुझे आपको पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट फील देना है कि बोले है क्या बीमारी, तुम जो जानते हो उसे बोलता हूं, ठीक है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgs, सबको पता है ना फॉर्मूला? आ जाओ कुछ खेल करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो पेन का मास मान लेते हैं, m मास है इसका, ठीक है ना? पेन अभी यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोग ऐसा करना, आप फॉर्मूला से चलना और मैं कौन से वाइज चलूंगा, दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। यस, मेरे हाथ के रेस्पेक्ट में आपके फॉर्मूला से इस पेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, mgh h0। तो बोला हाँ यार 0, बिल्कुल सही है ना? आप मैथमेटिकली चलना, मैं चलूंगा कॉन्सेप्ट वाइज। यस, ध्यान दीजिए, पेन अभी जिस स्थिति में है, पेन अभी जिस स्थिति में है, क्या उसको स्थिति में लाने के लिए मुझे कोई कष्ट करना पड़ रहा है कि नहीं? नहीं। आई थिंक ये स्थिति, पेन की ये स्थिति के लिए एक्सटर्नल वर्क इज 0। पेन की ये स्थिति, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सटर्नल वर्क इज 0। सो एक्सटर्नल वर्क इस स्थिति के लिए 0, तो इस स्थिति में पेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 है। क्या तो 0 है? और सुने,
पेन अभी इस स्थिति में आ गया। तुम्हारे फॉर्मूला से पोटेंशियल एनर्जी जीरो की नॉन जीरो? तुम्हारे फॉर्मूला से नॉन जीरो, और शायद मेरे कॉन्सेप्ट में नॉन जीरो। आज पेन जिस स्थिति में है, क्या लगता है, क्या पेन उड़ के आएगा इधर? नहीं आया ना। तो आज पेन जिस भी स्थिति में है, आई थिंक ये स्थिति मैंने बनाई है ना, मैं लेके आया, पेन अपने आप तो नहीं आया। तो क्या मैं इसको इस स्थिति में लाया हूं? तो बताइए, क्या इसको इस जगह तक लाने में, क्या इसको इस स्थिति तक कोई कन्फ्यूजन में लाने में क्या मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा है? यस। मान लीजिए मेरे को ये सीन बनाने में 10 जूल खर्चा हो गया, सीन बनाने में, पेन का ये स्थिति बनाने में मेरे को 10 जूल खर्चा हो गया, तो इस जगह पर पेन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है? 10 जूल। क्या आपके फॉर्मूला से भी वही आ जाएगा? यस। और आइए, तुम्हारे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी या बढ़ गई है? ओके, शायद पेन जो पहले यहाँ था ना, अब ये नई स्थिति पे चला गया है। नई जगह क्या अपने आप गया है क्या? नहीं। आप ये जहां पर भी नई जगह पर है, आज इसका जो भी स्थिति है, आज इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ये अपने आप नहीं बना है, क्या एक्सटर्नल एजेंट ने बना है? यस। तो मान लीजिए इसका ये सीन बनाने में मेरे को 20 becomes the potential energy of this pen at this particular position. सुन रहे हैं आप लोग? यस। पेन यहाँ था, पोटेंशियल एनर्जी 0, पेन यहाँ था, पोटेंशियल एनर्जी 10, पेन यहाँ था, पोटेंशियल एनर्जी 20। तो आप समझ रहे हैं, जब पेन यहाँ था तो ये, इसके लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा? मेरा खर्चा 0, तो इस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ पर मेरा खर्चा 10, तो पोटेंशियल एनर्जी 10। यहाँ पर मेरा खर्चा 20, तो पोटेंशियल एनर्जी 20। तो क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? कोई भी चीज जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में, जिस कॉन्फ़िगरेशन में आपके सामने है, हम मानते हैं कि वो स्थिति अपने आप नहीं बनी है। एक्सटर्नल एजेंट ने वो सीन बनाने के लिए, वो कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए खर्चा किया होगा, एंड दैट खर्चा बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी। सुन रहे हैं? और सुनिए, जो आप जानते हैं मैं उससे बता रहा हूँ ताकि आपको बात जल्दी पकड़ में आएगी। स्प्रिंग में चलते हैं। स्प्रिंग, ये तो आपका स्प्रिंग कोएफिशिएंट हो गया, यू नो, एक्स इज द स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन जो भी हो गया, ठीक है। ये लीजिए, ये स्प्रिंग है। आप लोग फॉर्मूला से चलना, मैं कौन से पे चलूंगा, कोरिलेट करते हैं। यस, ये स्प्रिंग है बच्चे, और ये अभी रिलैक्स्ड है, ना तो इसको खींच रखा है ना इसको दबा रखा है, रिलैक्स्ड है। आपके फॉर्मूला से इसकी पोटेंशियल कितनी? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, 0 है। यस। मुझे बताइए, शायद स्प्रिंग को खींचने में मुझे कष्ट करना पड़ेगा, और मुझे इसको कंप्रेस करने में भी कष्ट करना पड़ेगा। स्प्रिंग रिलैक्स में हमें कुछ करना है कि अपने आप? क्या एक्सटर्नल वर्क 0? स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन में है, एक्सटर्नल वर्क इज 0, और एक्सटर्नल वर्क 0, तो रिलैक्स कंडीशन में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0। स्प्रिंग आज जिस स्थिति में है, जिस कॉन्फ़िगरेशन में है, उसके लिए एक्सटर्नल वर्क 0 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। क्या तुम्हारे हिसाब से भी 0 है? यस। वो स्प्रिंग है, और उसको खींच करके ये लो आपके सामने लाया। बोले अब बता, इस स्थिति में बता, तुम्हारे हिसाब से 0 की नॉन 0? देखा, तुम्हारे हिसाब से नॉन 0 आ गया, गणित से नॉन 0 आ गया। क्या कौन से वाइज भी नॉन 0? बोलिए, स्प्रिंग स्ट्रेस्ड क्या अपने आप हुआ है या एक्सटर्नल वर्क हुआ है? ओबियसली स्प्रिंग रिलैक्स अपने आप रहता है भाई साहब। स्प्रिंग आज जिस सीन में है, स्ट्रेस कंडीशन में है, ये स्ट्रेस कंडीशन में अपने आप नहीं आया है, क्या वो हम लोग लेके आए हैं? यस, एक्सटर्नल एजेंट लेके आया है। तो मान लीजिए ये सीन बनाने में, ये जो स्ट्रेस कंडीशन का जो सीन है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये बनाने में मेरे को 10 जूल खर्चा हो गया। तो बताओ 10 जूल क्या हो गया इस कंडीशन में? इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो गया। लीजिए, और खींच दिया इसको, तुम्हारे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी वही रहेगी कि बढ़ गई? बढ़ गई। क्या मेरा कष्ट भी बढ़ गया? यू नो, मेरा खर्चा भी क्या बढ़ गया है? तो जो नया स्थिति था, जो नया कॉन्फ़िगरेशन था, क्या उसके हिसाब से जो खर्चा होगा, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा? यस। तो एक फील्ड दिमाग में रखें कि पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर बेस्ड मामला नहीं है। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पूरे फिजिक्स में कोई भी पार्टिकल, कोई भी सिस्टम जिस स्थिति में, जिस कंडीशन में, जिस कॉन्फ़िगरेशन में भी हमें दिख रहा है, हम ये मानते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन अपने आप नहीं बना है, किसी एक्सटर्नल एजेंट ने उसको बनाया है, एंड दैट खर्चा बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी लाइन पढ़ के देखिए प्लीज, तीसरी लाइन पढ़ के देखें, कुछ आया, फील आया? इट इज एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन में, एक लाइन में मैंने आपको मीनिंग बता दिया। और सुनिए, आप देख रहे हैं मैंने दूसरी लाइन क्या लिखा है आप लोगों को, इट इज रिलेटिव पैरामीटर। ये भी बहुत अच्छी लाइन है। यस, तुम्हारे जो होते हैं ना, कौन सा लाइन सही है कौन सा है ना, 4 स्टेटमेंट में, तो उसमें बहुत काम आता है। इधर आ जाओ। यस, मान लीजिए ये पेन, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हो आप लोग? mgh। ये लो, पेन यहाँ पर है, पेन यहाँ पर फिक्स, पेन की पोटेंशियल एनर्जी मेरे हाथ के रेस्पेक्ट में mgh। ये पेन वही है, इस फ्लोर के रेस्पेक्ट में वही आएगा कि अलग आएगा? यार पेन तो वही का वही है, फिर अलग क्यों हो रहा है? क्या पेन की जगह चेंज है कि रेफरेंस चेंज हुआ? अच्छा, मेरे हाथ के रेस्पेक्ट में अलग आएगा, इस फ्लोर के रेस्पेक्ट में अलग आएगा, और नीचे जो रोड है उसके रेस्पेक्ट में अलग आएगा। क्या चेंज हो रहा है? पेन की पोजीशन की रेफरेंस। ओके ओके, तो अलग अलग रेफरेंस पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आ रही है, तो क्या मैं कह दूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव पैरामीटर? यस। तो इस तरह की बातें हमें पता होना चाहिए। इट इज डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस, दैट्स व्हाई वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव पैरामीटर। ठीक है। और पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि जितने भी कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं उनके लिए हम किसकी बात कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। जिस चैप्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते पढ़ाते हैं उसका नाम आ जाता है। मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन में क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा होता है ना अपने साथ। यस। तो अब हमें इसके बारे में बात करनी है।
मुझे लगता है मीनिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, ये था मीनिंग के बारे में ना। मीनिंग समझ में आ गया तो भी देखते हैं सवालों में भी मैं इसका यूज करने वाला हूँ। अगर मीनिंग समझ में आया है, सवालों में भी मैं इसका यूज करूंगा। मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में 4 तरह के फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूँ। पहला फॉर्मूला होगा सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे मैनेज करनी है। दूसरा फॉर्मूला होगा 2 पॉइंट चार्ज का कोई सिस्टम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे मैनेज करनी है। अगला फॉर्मूला होगा 2 की बजाय 3 4 5 6 चार्जेस हैं तो उस व्यवस्था की, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे मैनेज करनी है। और चौथा फॉर्मूला होगा अगर मेरे पास स्फीयर है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे मैनेज करनी है। यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपसे 4 बात करना चाहता हूँ। स्टार्ट करता हूँ। एक बात, मुझे 4 बात करनी है। एक बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। लिख दें प्लीज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। कोई सिंगल पॉइंट चार्ज है बच्चे, कहाँ बैठा हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड में बैठा हुआ है, और आपने मुझे बोला यार इसकी बता पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। जिन लोगों ने वो बेसिक मीनिंग समझा होगा उनसे मैं फॉर्मूला ही बनवा लूंगा। ठीक है, लिखें क्या होगा, मीनिंग लिख लें थोड़ा सा। इट इज वर्क डन इन शिफ्टिंग, इट इज वर्क डन इन शिफ्टिंग that charge from reference to from reference to its position, reference to its position। आइए, अब ये लैंग्वेज एक से समझ में नहीं आएगी, जहां की समझ में आएगी। ये देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई माहौल है, यू नो माहौल, और ये मान लीजिए कोई इनफाइनाइट जगह है, रेफरेंस बोले तो इनफाइनाइट जगह है। ये माहौल है, आप सबको पता है ये माहौल किसने बना हमें नहीं पता है, माहौल है और ये इनफाइनाइट जगह हो गई। क्या आप जानते हैं, मान लीजिए कोई पोजीशन ए है यहाँ पे, क्या पोजीशन ए पे कोई ना कोई पोटेंशियल हो रहा होगा। ऑफ कोर्स पोटेंशियल होता होगा। मान लीजिए इस माहौल में यहाँ पर एक क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, इस एक्सटर्नल फील्ड में एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पे रखा हुआ है। तो बोलिए, मैं इस पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ। देखो टॉपिक पकड़ो ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूँ कितनी रहेगी। आओ मिलके कैलकुलेट करते हैं। यस, देखो हम ये मानते हैं कि शुरुआत में सभी चार्ज कहाँ रहे होंगे, इनफाइनाइट पर रहे होंगे। यस, जैसे हम लोग जब दुनिया में नहीं थे तो कहाँ थे हम लोग, इनफाइनाइट पे। वैसे सारे ही चार्जेस शुरुआत में कहाँ थे, इनफाइनाइट पे। लेकिन आज ये क्यू चार्ज आपको कहाँ दिख रहा है, इनफाइनाइट पे या पोजीशन ए पे, पोजीशन ए पे। तो आपको क्या लगता है, ये उड़ के आया क्या, नहीं आया। तो आज जो चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू है ना, आज ये जिस भी स्थिति पे बैठा हुआ है, पॉइंट चार्ज क्यू आज जिस भी जगह पे बैठा हुआ है, जिस भी स्थान पे बैठा हुआ है, जिस भी स्थिति पे बैठा हुआ है, ये स्थिति अपने आप नहीं बनी है। शुरू में ये इनफाइनाइट पे रहा होगा लेकिन आज तो इनफाइनाइट पे नहीं है। तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको इनफाइनाइट से उठा के यहाँ पे लाके रखा। किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंट ने ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया, किसी ना किसी ने ये स्थिति बनाई है। और ये स्थिति बनाने में जो खर्चा हुआ होगा, क्या वही खर्चा क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो फिर भाषा के हिसाब से इसकी पोटेंशियल क्या हो गया, क्या इनफाइनाइट से इसको यहां तक लाने में खर्चा, इनफाइनाइट से इसको यहां तक लाने में खर्चा, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और एग्जैक्टली यही भाषा मैंने आपको लिखा है, पढ़ के देखिए उसको, अब समझ में आएगा। मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, पढ़ के देखो उसको। ऐसा नहीं मैंने बोला और आपने मान लिया, पता लग रहा है क्या। यस, बेसिक से रिलेट कर रहे हैं। क्यों आज आपको जहां भी दिख रहा है वो अपने आप उड़ के नहीं आया भाई साहब, मैं उसको लेके आया। तो उसको यहां तक लाने में, इनफाइनाइट से यहां तक लाने में 10 जूल खर्चा हो गया। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 10। 20 जूल खर्चा हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 20। वॉट एवर इज खर्चा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं खर्चा कैलकुलेट कर लूं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और खर्चा कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। तो मैं याद है एक दिन हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे। यस, +1 चार्ज को लाने में खर्चा, यस दैट वाज ए का यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए तक लाने में वर्क डन, दैट वाज पोटेंशियल ऑफ पोजीशन है। आज किसको लाने की बात है, क्या क्यू को लाने की बात है। तो खर्चा कितना होगा, क्यू इंटू वी ए। बोलिए, क्या यू क्यू, क्यू का पोटेंशियल का फॉर्मूला तैयार है, क्यू इंटू वी ए, दैट्स इट। समझाने के लिए इतना कुछ बोलना पड़ा है। आज के बाद अगर क्वेश्चन से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने तो सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, दैट्स इट। कैसे आया मैंने एक्सप्लेन किया है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला हो गया सिंगल पॉइंट चार्ज को डील करने के बारे में।
चार्ज मल्टीप्लाइड पोटेंशियल। मुझे गाइड करें यहाँ चार्ज को कैसे रखना चाहिए, विद साइन या विदाउट साइन? विद साइन। आप तो आप समझने लगे ना, जितने भी स्केलर पैरामीटर के फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वर्क डन हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, ये सब स्केलर है ना, इनमें कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं। जो लोग में डायरेक्शन थी उसमें हम लोग साइन छोड़ते थे, किस बिहाफ पे कि यार वो डायरेक्शन में कर लेंगे। अरे भाई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे, क्या सब कुछ फॉर्मूला में ही करना है? यस। तो मुझे गाइड करिए, चार्ज शुड बी विद साइन, लिख दो बगल में, चार्ज मस्ट बी विद साइन। तो बॉस अगर चार्ज विद साइन ही यूज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, पॉजिटिव कि नेगेटिव? कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है भाई साहब। पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव। क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव चल जाती है क्या? क्या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हुआ करती है क्या? यस। पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी शायद ऑलवेज पॉजिटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, पता है ना आप लोगों को। लेकिन ये तो पोटेंशियल एनर्जी भाई, ये तो पॉजिटिव भी हो सकती है और ये तो नेगेटिव भी हो सकती है। ये बात भी अपनी पक्की हो गई है, ठीक है। ओके इस पे सवाल लेते हैं। अपने नीट का ही क्वेश्चन लेता हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ नीट में और आईआईटी में सेम क्वेश्चन आ चुका है। ये डब्बा बनाइए। क्यों बना है? सभी कॉर्नर पर कैपिटल क्यू लगाइए, सभी 8 कॉर्नर पर कैपिटल क्यू लगाएं। और साइड मान लीजिए इसकी एक्स, सेंटर पे लिखे माइनस का स्मॉल क्यू। और क्वेश्चन लिखें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू, शॉर्ट में लिखना पीई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू क्वेश्चन मार्क। आ जाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट चार्ज, मुझे इस माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्या मैंने किसी सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना बताया आप लोगों को? यस। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट था? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, ये था ना। आ जाओ। तुमने मुझे कहा है कि सर हमें यू ऑफ माइनस क्यू निकालना है, चलो करते हैं। यस। चार्ज कैसे रखूं, विद साइन या विदाउट साइन? विद साइन। तो माइनस क्यू एज इट इज रख दिया। और क्या इसकी जगह पर उपलब्ध पोटेंशियल, क्या मैं बोल दूं सेंटर पर लगने वाला पोटेंशियल? यस। अब हमें इसका हिसाब करना है, चलिए मेरे साथ। माइनस क्यू वी सेंटर, यहाँ पर हमें पोटेंशियल का यहाँ पर हमें पोटेंशियल की तैयारी करके छाप देना चाहिए, आंसर आ जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे सवाल में 9 चार्जेस हैं, 8 तो कॉर्नर पे और एक सेंटर पर है। मेक श्योर किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से खुद उसकी जगह पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर नहीं करते हैं। फिर सुन ले, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से खुद उसी की लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कंसिडर नहीं करते हैं। तो बताइए आज मुझे सेंटर पे पोटेंशियल की तैयारियां करनी है, कौन देगा? सभी 9 या बाकी 8? हाँ ये मुझे सिखाना आपको, सभी 9 या बाकी 8? तो अगर पोटेंशियल की तैयारी करनी तो बाकी 8 लोगों से समेट के लेके आओ। यस। तो बाकी 8 क्या सब लोग बराबर भेज रहे होंगे? तो ऐसा करते हैं, एक का पोटेंशियल लाके 8 गुना कर दें भाई। तो फिर आ जाओ। यस। एक का पोटेंशियल क्या होगा? के की ओपन दूरियां, ये दूरियां इज √3, क्या x/2? पूरा डायगोनल कितना होता है? √3x। आपने क्या चाहिए, फुल डायगोनल की हाफ डायगोनल? हाफ डायगोनल। क्या ये दूरियां हो गई है? यस। ये एक चार्ज का पोटेंशियल है भाई साहब, तुम्हारे पास तो 8 चार्ज है, क्या इंटू 8 कर दूं मैं? तो आंसर तैयार है बच्चों का, -16 k/q/√3x। यार पोटेंशियल तो नेगेटिव आ गया है, चल जाएगा क्या? बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? नहीं नेगेटिव, नेगेटिव है, चल जाएगा। और पॉजिटिव आता तो सब चलता है आजकल, आपको ज्यादा माइंड नहीं करते आप, बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ये था सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बारे में। मेक श्योर, मैं फिर कहूंगा, ये क्वेश्चन अभी 4-5-6 साल के नीट में था, तो सेम क्वेश्चन, साइन भी चेंज नहीं किया, सेम क्वेश्चन आपको आईआईटी के पुराने पेपर में मिलेगा। मैं कई वर्षों तक जो आईआईटी में ही पढ़ा था, उसमें इंजीनियरिंग साइड में मैं पढ़ाता रहा हूँ, इसलिए मुझे क्वेश्चन का ज्यादा आइडिया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार कहता हूँ आप लोगों को, जेईई मेंस के क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए हर साल। मतलब एज इट इज कॉपी होना, डेटा भी चेंज नहीं करता अगला, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत डेटा चेंज, एज इट इज छापते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप लोगों को जेईई वाले क्वेश्चन भी जरूर थोड़े से देखने चाहिए। मैं क्लास में बता ही रहा हूँ अपने हिसाब से। चलिए, ये था किसके बारे में? सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये थी एक बात। एक बात खत्म, इट्स टाइम फॉर 2 बात। मुझे 4 बात करनी है। 2 बात इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। यहाँ सिस लिखा है, सिस बोले तो सिस्टम, पूरा सिस्टम नहीं लिखा है। यस, सिस बोले तो सिस्टम। चलिए, अब मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट, अरे भावुक नहीं हो ऐसे, बार बार इतना बड़ा बड़ा सिस्टम थोड़ी लिखेंगे। सिस बोले तो
बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, Q1 और Q2। जैसे मान लीजिए बच्चों सिंगल पॉइंट चार्ज से निपटना आपको आ गया, ठीक है ना। अब आइए बच्चों, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 आपस में किसी पर्टिकुलर सेपरेशन R पर है। तो अगर मुझे सिस्टम की पोटेंशियल निकालनी है तो इसका फॉर्मूला जो आपको सबको रटा होता है K Q1 Q2/R, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है। यस, तो मेक श्योर कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी हम कभी बच्चे को पूछे ना पोटेंशियल एनर्जी लाइए, तो बच्चा पता है अक्सर इस फॉर्मूला टूट पड़ते हैं। कारण क्योंकि ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, किसी को भी पोटेंशियल एनर्जी का सवाल देखते ही इस पर टूट पड़ते हैं। ध्यान रखें, टूट के नहीं पढ़ना है, सोच के बात करनी है। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल मांग रहे हैं तो क्या करना है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ही करना है। अगर 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल मांग रहे हैं तो फिर आपको K Q1 Q2/R से सोल्व करना है। एक बात। दूसरी बात, मुझे और बात बताइए आप लोग, चार्जेस विद साइन या विदाउट साइन? विद साइन। तो इसका मतलब प्लस प्लस हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और माइनस माइनस हुआ तो भी पॉजिटिव होगी, प्लस और माइनस हुआ तो नेगेटिव हो जाएगी। एक बात। दूसरा, अगर दूरियां इनफाइनाइट हो जाएं, ये दूरियां इनफाइनाइट हो जाएं, बोलिए क्या जीरो भी हो जाएगी? तो क्या मैं कह दूं, क्या मैं कह दूं पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन इट में बी जीरो। अगर ये दूरियां इनफाइनाइट हो जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो भी। तो अभी मुझे समझ में आया है हमारे सवालों में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और सुने, सवालों को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। ओके, मान लीजिए बच्चों U1 की वैल्यू है -3 जूल और U2 की वैल्यू मान लीजिए -5 जूल। बच्चों मेरे पास दो पोटेंशियल एनर्जी है, एक की वैल्यू -3 जूल है और एक की वैल्यू -5 जूल है। ऐसे कुछ बात कर रहा हूँ। मुझे गाइड करें कौन ज्यादा है, U1 या U2? U1 या U2? सब समझ रहे ना आप लोग? मैं जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि मेरे आने वाले सवालों में आप गड़बड़ जवाब नहीं दे, मैं सिखाने का छोटा छोटा तरीका। यस, प्लस माइनस अबाउट डायरेक्शन की वैल्यू, यहाँ सब कुछ वैल्यू है। U1 इज -3 जूल एंड U2 इज -5 जूल। हमें सबको पता है -3 बड़ा होता है, -5 कम होता है। तो बोलिए यहाँ से मुझे क्या समझने को आ रहा है, U1 इज मोर देन U2। कर सकते हैं ये। चलिए, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया है, हम लोग इसके सवाल भी कर लेंगे। फिर ये मैं चाहूंगा कि आपको और अंदर की बातें भी बताई जाएं, वो भी सुने आप। अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला ला दिया ना, बोले यार ये फॉर्मूला रहेगा। बेसिकली ये फॉर्मूला कैसे है वो भी सुन लीजिए आप लोग। मान लीजिए आपने मेरे को बोला कि भाई हमें ऐसा सीन चाहिए। मैंने कहा क्या सीन चाहिए तेरे को, कि यार Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज R सेपरेशन में ला के रख दो, हमें इस तरह की व्यवस्था बना के दे दो। तो अगर मैं आपके लिए सीन बनाऊंगा तो ये सीन बनाने में मेरे को जो कष्ट होगा, क्या वही इस सीन की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी यार? और मैं सिखा चुका हूँ ये होगी। तो बोलिए कैसा है, ऐसे बोल रहा हूँ, लिखना मत। इनफाइनाइट जगह बच्चे, सब कुछ पहले शुरू में कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे था। सब कुछ कहाँ था, इनफाइनाइट पे था। आपने मुझे काम बोला कि यार ये सीन बना दे हमारे लिए। यस, मैं Q1 को पकड़ के ला रहा हूँ आपके लिए। जब मैं Q1 को पकड़ के यहाँ लाया तो हमारा विरोध करने वाला कोई नहीं था। तो बोलिए Q1 को लाने में कष्ट होगा कि जीरो कष्ट? यस, तो क्या Q1 में खर्चा हुआ कि फोकट में आ गया? फोकट में। आई थिंक जब मैं Q1 को ला रहा था बच्चों, तो अपना विरोध करने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। तो मुझे लगता है Q1 में मेरा कोई खर्चा ना हुआ, Q1 जीरो। इसे समझाने हो गया। अब जब मैं Q2 को लाने लगा, तो बोलिए Q1 क्या इसको इंटरेक्ट करके रिपेल मारेगा? तो Q2 को लाना आसानी की स्ट्रगल? यस, Q2 को लाना स्ट्रगल, दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है। Q2 को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा, यहाँ लाके रखूंगा Q2 को, क्या स्ट्रगल, क्या खर्चा करना पड़ेगा? एंड दैट खर्चा विल बी दिस चार्ज इनटू पोटेंशियल, दिस चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल कौन देगा, सभी दो या बाकी लोग? बाकी लोग। पूछो वहां कितना पोटेंशियल भेज रहा है के। तो इसको लाने में खर्चा कितना हो गया, K Q1 Q2/R। तो अकेले उसको लाने में खर्चा जीरो, फिर इसको लाने में खर्चा, ये क्या ओवरऑल खर्चा ये रहा क्या ये? यस, मैं चाहता हूं कि बच्चों को न्यूमेरिकल और फॉर्मूला तो आना चाहिए, लेकिन जो अंदर की जो प्रिसाइज बातें वो पता होनी चाहिए, तब फायदा होता है। कर लेंगे हम लोग। यस, कोई भी सीन बनाने में जो खर्चा होता है, दैट खर्चा बिकम्स द पोटेंशियल एनर्जी। संभाल लेंगे। चलिए, तो बच्चों ने सब हटो में, तो बस कभी कभी हम जब इस पर सवाल पूछना होता है, सिंपल सवाल हम कैसे बनाएंगे, लिखना मत, ठीक है। जैसे हम कभी बोलेंगे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में 10 सेंटीमीटर दूर पे रखे हुए हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो क्या करना, के लगा देना, प्रोटॉन का चार्ज विद प्लस लिख देना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज विद माइनस लिख देना, दूरी पूरी जो मैं दूंगा वो डाल देना। क्या गुणा भाग करके आंसर ला सकता है? आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। दो प्रोटॉन इतनी दूर पे है, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन इतनी दूर पे, आंसर
पॉजिटिव आ जाएगा। नालायकों, 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। संभाल लेंगे यस। इस तरह के न्यूमेरिकल आपको हैंडल करने हैं। और सुने, जेई का क्वेश्चन बोलता हूं, सही आंसर आना चाहिए। जेई का क्वेश्चन बोलता हूं, फॉर्मूला लिखा है, सही आंसर आना चाहिए। 2 पॉइंट चार्जेस को एक दूसरे के पास लाने पर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, बढ़ता है, या कुछ भी होता है? कम होता है, बढ़ता है, या कुछ भी होता है? समझ में आ गया खेल? कुछ चालाकी समझ में आ गई? 2 पॉइंट चार्ज बोल रहा है भाई साहब, क्या पता दोनों प्लस प्लस थे, क्या पता दोनों माइनस थे, क्या पता दोनों प्लस और माइनस थे। तो खेल समझ में आ गया होगा। बॉस दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस रहे होंगे तो यू का फिगर पॉजिटिव हो रहा होगा। पास लाने पे आर कम 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 तो यू का पॉजिटिव फिगर बढ़ेगा। क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? लेकिन तो यू का फिगर नेगेटिव आ रहा होगा। यू का फिगर नेगेटिव आ रहा है तो बोलिए यू का नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, यानी -3 से -4 जा रहे हैं, -5 जा रहे हैं, -6 जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है। तो एग्जाम में ऑप्शन यही थे ना, क्या ऑप्शन थे? दो चार्जेस को पास में लाने पर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, कम होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन वाज में इंक्रीज और डिक्रीज। क्या ये आंसर होगा क्या? इसको मैं फोटो से भी दिखाना चाहूंगा, ध्यान दें ताकि और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो मान लो ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों को अगर हम पास ला रहे हैं बच्चे, या ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों को पास ला रहे हैं, जहां की समझ में आ जाएगा। यस, दोनों को पास ला रहे हैं और यू का वैल्यू कैसा आ रहा होगा? पॉजिटिव आ रहा होगा। इफ पास ला रहे हैं यानी आर कम होगा, तो बोलिए यू का पॉजिटिव फिगर क्या बढ़ेगा? यू का पॉजिटिव बढ़ेगा तो क्या मैं कह दूं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है? अगर मान लीजिए एक चार्ज प्लस होता और एक चार्ज माइनस होता, हम पास ला रहे हैं, पहली बात तो यू का फिगर कैसा हो रहा है? नेगेटिव। इफ पास ला रहे हैं बोले तो यू का नेगेटिव डेटा क्या बढ़ेगा? और यू का नेगेटिव बढ़ेगा, -3, -4, -5। तो अभी मैंने सिखाया था आप लोगों को तो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ सब ठीक है ना? पानी में कुछ मिलाया तो नहीं, बल्कि सलाह आज, बोले आज इसको पहुंचाते ऊपर। हाँ हाँ सब सही है ना भैया? पी लूं ना मैं? बोले बहुत बहुत परेशान कर रखा है। हम्म। तो देखो आपने, और कम भी हो सकते हैं। ये झांकी बनाए, प्लीज झांकी बनाए, बैठे नहीं, सब लोग झांकी लगाए। कौन है बे? हाँ कौन है बे? हाँ, अबे, संभालो अपने आप को, ऐसे नहीं बोलना है। आपको पता है ना हम क्लास में हैं। वेरी गुड, ध्यान रखें ध्यान रखें। बच्चों को बच्चों की तरह ही बिहेव करना चाहिए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलूं तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, शिक्षा मिलती, लिखें। when two charges are brought closer when two charges are brought closer then potential energy of system may increase or decrease, may increase or decrease। आई होप रिलेट कर पा रहे हैं इस बात को। ये हो गया। चलिए मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया, आंसर भी आ चुका है और मैंने आपको समझा भी दिया है। मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रैपिड फायर राउंड शुरू कर रहे हैं। रेडी? सही से आंसर आना चाहिए। ये झांकी बनी हुई इसके ऊपर आंसर है। रेडी? सही से आंसर आना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। यस, 2 चार्जेस को पास में लाने पे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, बढ़ता है, कुछ भी होता है? ये जे का क्वेश्चन थे। आपका नीट का क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रॉन को पास में लाने पर बढ़ेगा या बढ़ सकता है? बढ़ेगा या बढ़ के ही रहेगा? 2 प्रोटॉन को पास लाने पर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को पास लाने पर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाने पर, है 2 चार्जेस को दूर ले जाने पर, 2 चार्जेस को, 2 चार्जेस को दूर ले जाने पर, 2 चार्जेस को पास लाने पर, 2 इलेक्ट्रॉन को पास लाने पर, 2 इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाने पर, संभाल लोगे? कुछ लोगों की व्यवस्था बिगड़े बीच में, बोले यार क्या, तो मैं आपको परेशान करने के जल्दी पूछ लिया है, लेकिन संभाल लोगे। कुल मिला के मुद्दा ये बच्चे, मैं चार्ज चार्ज बोलता रहूंगा तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि यू का फिगर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा? बोले यार कुछ भी हो सकता है। अगर मैं क्लियरली बोल दूंगा कि प्लस और माइनस चार्ज या प्लस प्लस है, तो आप पहले तो दिमाग में डिसीजन लेना कि इनका यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, फिर दूर पास देख करके आप डिसीजन लेना कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। क्लियर है? कर सकते हैं?
जेई मेन में 2 चार्ज वाला सवाल था और आपके नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है कि 2 इलेक्ट्रॉन को पास लाने पर क्या होगा। बोलिए, बढ़ सकता है कि बढ़ेगा? बढ़ेगा कि बढ़ के ही रहेगा? 2 बात खत्म। इट्स टाइम फॉर 3 बात। मुझे 4 बात करनी है। इट्स टाइम फॉर 3 बात। नहीं नहीं, 3 बात। 3 बात इज, लिखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, लिखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। यस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। सिस बोले तो सिस्टम। इसमें क्या हो गया बच्चे, आपको 2 पॉइंट चार्ज से निपटना आ गया ना यार। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे सवाल में 2 पॉइंट चार्ज के बजाय ज्यादा चार्जेस हो सकते हैं। आपने बोला बताइए कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, सारे चार्जेस में 2 2 चार्जेस के कितने पॉसिबल पेयर बन रहे हैं, 5 पेयर, 6 पेयर, 8 पेयर, हर पेयर के लिए चुन चुन के फॉर्मूला गिनेंगे। अगर 5 पेयर है तो पांचों के लिए गिनेंगे, 8 है तो आठों के लिए गिनेंगे, हर पेयर के लिए, ऑल पॉसिबल पेयर के लिए फॉर्मूला गिनेंगे और सबका वेक्टर सम की ऑर्डिनरी सम, ऑर्डिनरी सम। एक बात ये हमें करना है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए सवाल में 5 पेयर बन रहे हैं, मेरे को गलती से 4 ही पेयर नजर आए, अगर मैंने एक भी पेयर छोड़ दिया तो क्या आंसर गलत हो जाएगा? यस। तो एग्जाम में कोई ना कोई मुझे बताने वाला होना चाहिए कि 6 पेयर बन रहे हैं, ताकि मैं ढूंढ ढूंढ के 6 पेयर ढूंढ लूँ, कोई मिस ना हो जाए। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर दैट इज n इंटू n-1/2। ये फॉर्मूला से हम सिर्फ क्या जान, तेरे यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं। जैसे इस फॉर्मूला ने बताया कि तेरे यहाँ 8 पेयर बन रहे हैं, मान ली इससे आया कि 8 पेयर बन रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं 8 पेयर ढूंढूं अपने डायग्राम में। मान ली मेरे डायग्राम में 6 दिख रहे हैं, लेकिन इसने बोला कि नहीं 8 पेयर है, तो मेरी क्या है कि यार 6 दिख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा तो मुझे बाकी 8 भी दिख ही जाएंगे। तो कोई भी पेयर मिस ना हो जाए, इसलिए पहले इस फॉर्मूला से पूछ लो कि बता भाई कितने पेयर हैं, ताकि चुन चुन के सभी का हिसाब किया जा सके। ठीक है, ओके। और हिसाब कैसे करना है लिख लो ना, अगला पॉइंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ पी ई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में लिख दो पी, ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स, ऑल पॉसिबल पेयर्स। आ जाएगा समझ में? ये हमने बोल दिया। चलिए, ये था इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट खत्म, अब हम लोग खेलेंगे। सब लोग खेलने आ जाए। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाइए, 3 कोनों पर कैपिटल क्यू लगाइए। अब ध्यान दीजिए, सवाल शुरू करने के पहले मुझे कुछ बात करनी है आपसे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड एक्स है, 3 कोनों पर कैपिटल क्यू हमने लगा दिया। बच्चों आपको याद है, एक बार मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाया था ना आप लोगों को, वहां पे 2 शब्द थे, पार्टिकल का इक्विलिब्रियम और एक था सिस्टम का इक्विलिब्रियम। याद है ना आप लोगों को? यस। उसी प्रकार से जब हम पोटेंशियल एनर्जी का कोई न्यूमेरिकल बच्चों को देते हैं, तो उसमें भी 2 तरह के सवाल बनते हैं। या तो हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मांग लेंगे, या किसी इंडिविजुअल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मांग सकते हैं। सुन रहे हैं? फिर सुन लीजिए, या तो मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मांगूंगा, या कभी कभी किसी एक इंडिविजुअल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मांगूंगा। दोनों अलग अलग सवाल हैं, प्रैक्टिस के लिए दोनों करते हैं। आइए दिखा दूं आप लोगों को। अगर मान लीजिए मैंने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मांगी, तो क्या वो पेयरिंग करना पड़ेगा? और अगर मैंने इंडिविजुअल चार्ज के बारे में मांगा है, तो क्या करना? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। आओ इसमें देखते हैं। फर्स्ट लिखें, पी ऑफ एनी वन चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज। ओके, मान लेते हैं मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहा हूं। आओ शुरू करें। यस, क्या मुझे पेयरिंग कॉन्सेप्ट लगाना है क्या? सिंगल चार्ज के लिए पेयरिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, दैट इज सिंपली चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे यू क्यू लिख देता हूँ, आ जाएगा समझ में? यस, बोलो बच्चे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल कौन देगा, सभी 3 या बाकी 2? मेरे शब्द याद आ रहे हैं? खुद इसकी जगह पर इसका पोटेंशियल और लिक्विड कंसिडर नहीं करना। पूछो बाकी लोग कितना दे रहे हैं, के क्यू बाय एक्स, और वो भी दे रहा है के क्यू बाय एक्स, अल्टीमेटली 2 k⁴/x। ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की नहीं आई है, ये पोटेंशियल एनर्जी एक इंडिविजुअल चार्ज की आ गई है। ठीक है, सेकंड पार्ट, मैंने चाहिए यू सिस, सिस बोले तो सिस्टम। मैंने कहा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लाइए। क्या हम लोग पेयरिंग की बात कर सकते हैं? यस। शायद कॉमन सेंस दिख रहे हैं ना, 3 पेयर बन रहे हैं। यस। और फिर भी कंफ्यूजन होता, आप पूछ लो इस फॉर्मूला से। यस, कितने चार्ज है? 3 चार्ज है। अब इनके वैल्यू 3 डाल दें यहाँ पे, तो क्या बनेगा? 3 2 2, काट पीट के 3। हाँ, मुझे 3 पेयर दिख रहे हैं। क्या सबका चुन चुन के हिसाब कर लिया जाए? यस। आइए हिसाब शुरू करते हैं। जरा देखना, क्या इसका इसके साथ चल रहा है? के क्यू इसको
चले इंटरेक्शन, अबे इंटरेक्शन है, मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, ये सब पर्सनल नहीं ले। हम लोग चार्जेस की बात करें, आप इसको अपनी लाइफ में जोड़ के देख रहे हैं। डोंट टेक इट पर्सनली। यस, चल रहा है। ओके, क्या इसका इसके साथ भी चल रहा है? देखा, इसका इसके साथ भी चल रहा था और इसके साथ भी चल रहा है। हाँ, अरे संभालो संभालो संभालो। कुछ लोग तो यहाँ जल रहे हैं, बोले कि साला यहाँ दो दो के साथ चल रहा है और अपना साथ। मैं कुछ बोला नहीं है ना, मैंने कुछ भी नहीं बोला है भैया, ठीक है। कुछ लोग जल रहे हैं यहाँ पे, बोले साला दो दो के साथ चल रहा है साला, बोले अपना तो जीवन ऐसे ही जा रहा है साला। हाँ साला, सूखा सूखा। चले, संभालो अपने, संभालो संभालो। यस, क्या आ रहा है? इसका इसके साथ चल रहा है, हो गया। इसका इसके साथ भी चल रहा है, वो इधर इसका भी इसके साथ चल रहा है। क्या बोल रहे, सबका सबके साथ चल रहा है, सबका खुद को छोड़ के सबका सबके साथ चल रहा है। हाँ, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान, अरे संभालो अपने आप का। हाँ? मुझे लगता है खुद का खुद के साथ नहीं चल सकता, बाकी सबके साथ चल रहा है। किसी भी एक का सबके साथ चल रहा है, मल्टी मल्टी डायरेक्शनल मामला है। हाँ? चल, तो क्या रहा, चेक द डिफरेंस। पहले ये आंसर था, वो किसके बारे में था? सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने बोला नहीं नहीं, सिस्टम का बताइए भाई, क्या ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा? दोनों में फोटो वही था यार, दोनों सवालों का आंसर तो अलग अलग आया ना, आना भी चाहिए, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे। यहाँ मैंने सिस्टम का पोटेंशियल मांगा है और वहां पे मैंने सिंपली एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी मांगा था। ये आपके सामने आ जाए, हो जाएगा। चलिए, और देखिए अगला क्वेश्चन। स्क्वायर बनाए, तीन कोने पे डालिए प्लस क्यू और एक कोने पे लगाइए माइनस क्यू, एंड ये दूरियां इज एक्स, और मैंने चाहिए यू सिस बोले तो सिस्टम। गेट द आंसर। तीन जगह प्लस क्यू लगाना, एक जगह माइनस क्यू लगाना, एंड ये दूरियां एक्स। कितने पेयर बन रहे हैं? 6 पेयर, शाबाश। चार तो दिख ही रहा होगा, दो डायगोनल वाले भी हो जाएंगे। चलो चलो हिसाब लगाओ, जल्दी आंसर बोलो, 30 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड बचे हैं। जल्दी आंसर बोलो, जल्दी आंसर बोलो, 15 सेकंड बचे हैं आपके पास। 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी आंसर बोलो। गलत है, चेक करो चेक करो, गलत है बेटे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे आंसर तो बताना। गलत है, यस वेरी गुड, जीरो आंसर आएगा। चेक करें जल्दी से। प्लस माइनस का ध्यान रखो बे, 3 प्लस क्यू है और 1 माइनस क्यू है। पीछे कितना आंसर है? जीरो। मेरे ख्याल से 6 पेयर बन रहे होंगे और सभी 6 पेयर का चुन चुन के हिसाब करना है। बिल्कुल जीरो आंसर आएगा। कितने लोगों का आंसर जीरो आ चुका है? शाबाश, जल्दी बनाए। इधर देखिए कैसा आंसर आएगा। चलिए कोई बात नहीं, इधर देखिए, अगला सवाल फिर आपको करना है। रेडी? जिनसे नहीं बना है कोई बात नहीं, फिर सीख लीजिए। सुनो भाई, सीख लो, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। देखो पहली बात तो 6 पेयर हो रहे हैं ना इसके अंदर, यस। और हम लोगों से जो छोटी मोटी गलती इसमें हो सकती है, क्या हो सकती है? एकदम मैं इसको देखूंगा तो मुझे लगेगा 4 पेयर हैं, लेकिन शायद इसमें डायगोनल। और फिर भी अगर कंफर्मेशन करना तो क्या करो, पहले उससे पूछ लो यार, यहाँ पर एन की वैल्यू 4 हो रही ना, यहाँ डाल के देखो 4 3 2, क्या 6 पेयर? तो अगर उसने बोला 6 पेयर, तो मतलब 6 ही बन रहे हैं। आपकी ड्यूटी है, आप ढूंढिए कहाँ बन रहे हैं। हो गया, चलिए शुरुआत करते हैं। यस, यू सिस्टम। क्या इसका इसके साथ चल रहा है? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। क्या इसका इसके साथ भी चल रहा है? प्लस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। क्या इसका इसके साथ चल रहा है? प्लस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। क्या इन दोनों में भी चल रहा है? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एक्स। क्या इसका इसके साथ भी चल रहा है? बोलिए कितना? माइनस, हाँ बोलिए। शाबाश, ये दूरियां इज रूट टू एक्स। और क्या इन दोनों में भी चल रहा है? रूट टू एक्स। हो गया। क्या मैंने सभी 6 फिगर कंसिडर कर लिए हैं? और ये जस्ट चांस वाली बात है कि फाइनल आंसर कितना आ गया है? जीरो आ गया है। क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है क्या? आपको सब चलता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इवन जीरो भी हो सकते हैं। ईमानदारी से काम होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर मैं गलती से यहाँ 5 पेयर देखता, मान लो मेरे से कोई एक भी पेयर मिस हो जाता, क्या मेरा आंसर गड़बड़ आ जाता ना? यस। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपसे एक भी पेयर मिस नहीं होना चाहिए। जितने पेयर हैं चुन चुन कर आपको सभी का हिसाब करना पड़ेगा। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? ये मेरा आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आ गया। किसका है? इंडिविजुअल का, सिस्टम। वेरी गुड, दिस यू सिस बोले तो सिस्टम। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, अभी सबको सही आंसर आना चाहिए। माइनस क्यू ले लीजिए प्लस क्यू एंड दूरियां इज आर एंड आर। पहला क्वेश्चन मैंने चाहिए यूसेस, आंसर लाइए। 30 सेकंड है आपके पास, 20 सेकंड बचे हैं। ये माइनस क्यू बीच में प्लस क्यू, जल्दी यूसेस लाइए, चुन चुन के सभी पॉसिबल पर। गलत है, चेक करो। हाँ शाबाश, फाइन। गलत है, पेन चलाओ बे, पेन चलाओ बे, पेन। गलत है, हाँ बोले गलत है। फिगर आएगा -3/2, नालायको। फिगर आएगा -3/2। पेन चलाओ बे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, पेन चलाओ। हाँ बोलो, -3/2 आ रहा है, शाबाश बेटे, पेन चलाओ यार, एग्जाम में सब करना पड़ेगा आपको। पेन चलाओ, दूरियां का ध्यान रखो, साइन का ध्यान रखो। आई थिंक कहीं पे दूरियां आर भी और शायद कहीं पे 2r भी है। यस, यही चालाकी सवाल की। आ रहा है आपका, आ रहा है -3 फिगर आ रहा है, -3/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी बनाइए, चुन चुन के सबका हिसाब करें। आगे बेटे आपका आंसर -3/2। यूसेस निकालना पहले, क्या कर रहा है ये? तो इंडिविजुअल पार्टिकल का है बेटे, मैंने इस सिस्टम का पूछा ना, उसमें तो पेयरिंग वाला चलेगा ना। आ जाओ इधर। हाँ जी, हेल्प करो मेरी। आई थिंक पहली बात तो 3 पेयर बन रहे होंगे, क्या इन दोनों का चल रहा है? -kq²/r, क्या इन दोनों का भी चल रहा है? कितना? -kq²/r। और क्या इसका इसके साथ भी चल रहा है? सबका सबके साथ चलेगा, तो बोलिए क्या प्लस kq², हिसाब करके देख लो, -3/2 ऑफ kq²/r। इतना आसान क्वेश्चन है ये, कर पाएंगे? ऐसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। देखो यार, जो मुश्किल क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में, उसमें तो क्या कुछ लोग गलत भी कर देते हैं, कुछ लोग सही भी करते हैं। अगर कोई आसान क्वेश्चन भी गलत करके आएगा तो बहुत नुकसान में रहने वाला है। ये सब जनता क्वेश्चन है, डू यू नो जनता क्वेश्चन? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं, एकदम हर आदमी कर सकता है, दैट इज जनता क्वेश्चन। पता लग रहा है सब लोगों को? चले, मैंने इस सवाल में आपसे पूछा था सिस्टम का बनना चाहिए, बताइए। आपका आंसर आ गया, यस वही सवाल है। मेरे को चाहिए u ऑफ प्लस क्यू, समझे? इस बीच में जो प्लस क्यू ना, केवल इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। गेट द आंसर, गेट द आंसर जल्दी। माइनस, शाबाश शाबाश, पेन चलाओ। क्या पेयरिंग करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल आया कितना है? चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। प्लस क्यू तो अपनी जगह है, यहाँ चार्ज कौन, पोटेंशियल कौन भेजेगा? -kq/r, और दूसरा वाला भी -kq/r, बिल्कुल सही है। -2kq²/r, ये मेरा आंसर। कर पा रहे हैं? एकदम आसान है, सब कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी कोई सवाल आएगा ना आज के बाद पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उसमें नोटिस करना कि वो इंडिविजुअल चार्ज के बारे में मांग रहा है कि पूरे सिस्टम के बारे में। सोच समझ के बात करना चाहिए, और इस तरह से आंसर आ जाएंगे। ये था 3 बात, 3 बात खत्म। नाउ इट्स टाइम फॉर 4 बात। 4 बात में लिखे हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर। 4 बात। ओके, ध्यान दीजिए, मुझे इसको लिखवाने के लिए कुछ बात आपसे करनी है। इधर देखेंगे, मैं जवाब दीजिए। बच्चों, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को चार्ज हम देते हैं कि वो नेचुरली चार्ज है? बिल्कुल सही बोला। कोई प्रोटॉन है, हम चार्ज करते हैं कि नेचुरली चार्ज है? नेचुरल। तो जितने भी पॉइंट चार्जेस आप पढ़ते हैं, अल्फा पार्टिकल है या आपका जो भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, आई थिंक सारे के सारे पॉइंट चार्ज है, नेचुरली चार्ज है, हमें उनको चार्ज नहीं करना पड़ता है। ओके, ये मान लीजिए कोई स्फीयर है, ये नेचुरली चार्ज है कि चार्ज करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट्स को तो हमें चार्ज करना पड़ता है, और पॉइंट चार्ज को हमें चार्ज नहीं करना पड़ता। तो ध्यान दीजिए कि किसी भी स्फीयर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना पड़ेगा, और उसको चार्ज करना भी आसान नहीं होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्फीयर को चार्ज करते हैं, तो उसके लिए भी एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, और उसको चार्ज करने में जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, वही एक्सटर्नल वर्क उसकी सेल्फ एनर्जी की फॉर्म में जमा हो जाता है। ये भी पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा फॉर्मेट है। देखो, पोटेंशियल में 2 शब्द चलते हैं, एक होता है इंटरेक्शन एनर्जी और एक होता है सेल्फ एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि दो मेंबर को जब पास में लाएंगे तो उनका इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी, दैट इज इंटरेक्शन एनर्जी। और ये क्या शब्द है? सेल्फ एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट को
चार्ज करने में जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है वो क्या बन जाता है, उसकी सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है। यहाँ भी बच्चे के मन में सवाल आ सकता है, बोले यार वर्क क्यों करना पड़ेगा, वो भी सुन लीजिए। ये मान लीजिए कोई स्फीयर है, आपने मेरे को बोला कि भाई इसको +5 कूलम चार्ज देना है, कितना, +5 कूलम। तो मैं इसको किसी सोर्स से, किसी बैटरी से जोड़ूंगा। अब जब मैं इसको बैटरी या सोर्स से जोड़ूंगा तो लाइन में से क्या होगा, चार्ज निकल निकल के इस पे आएगा। अब +5 कूलम को एक साथ तो नहीं आ जाएगा, क्या वो ग्रेजुअली आएगा ना, यस। कैसे, अभी 0 था, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, ऐसे तो होगा ना, यस। लेकिन एक समस्या है यार, जो चार्ज इस पे पहुंचता जा रहा है वो भी पॉजिटिव है, वो जो पीछे पीछे लाइन में आ रहा है वो भी पॉजिटिव है। तो लफड़ा क्या है कि जो पहुंचता जाता है वो पीछे आने वाले को रिपेल करता है, तो जो पहुंच रहा है वो पीछे आने वाले को रिपेल कर रहा है। तो फिर बैटरी के लिए चार्जिंग करना आसानी की स्ट्रगल, दैट्स इट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्फीयर को जब हम चार्ज करते हैं तो उस पर जो पहुंच जाता है चार्ज, वो पीछे पीछे लाइन में आने वाले चार्ज को क्या करता है, अपोज करता है, रिपेल करता है। इसीलिए चार्जिंग करना बैटरी के लिए आसान नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि सेल्फ एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाता है। ये दुनिया का भी नियम है ना, दुनिया में भी जो पहले आ जाता है क्या बाद वाले को अपोज करता है ना। जैसे आपके घर में, अपने घर में जो अपने बड़े भाई बहन होते हैं वो अपने पर रोब चलाते हैं ना, या घर में अपने जो भी बड़े हैं क्या वो अपने पर रोब मारते हैं ना। क्यों मारते हैं, क्योंकि वो पहले आ गए। अरे नहीं 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 नहीं, हम उसके कारण पे नहीं जा रहे हैं, मतलब तुम लोग ना, साला, हम लोग मेरा मतलब है रीजन की बात नहीं करें कि वो पहले क्यों आए, हम ऐसा हम बात नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब है दुनिया में जो पहले आ जाते हैं वो क्या करते हैं, बाद वालों को अपोज करते हैं। या अपने दुनिया में भी जो अपने से बड़े हैं वो अपनों को थोड़ा सा डांट सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, वही वाली बात है। तो और ऐसा भी होता है ना, जैसे मान लीजिए अपन, जो आपसे पहले कॉलेज में पहुंच गए, आप जाओगे तो रैगिंग करेंगे ना आपकी, होता है कि नहीं होता। तो दुनिया का नियम है, जो पहले आया था वो क्या करता है, बाद वाले को थोड़ा सा अपोज करता है। क्लियर है, तो लिखना चाहिए, इट इज वर्क डन, इट इज वर्क डन, इट इज वर्क डन फॉर चार्जिंग, वर्क डन फॉर चार्जिंग ऑफ स्फीयर, वर्क डन फॉर चार्जिंग ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सेल्फ एनर्जी का मीनिंग क्या हो गया। क्लियर है सब लोगों को, जाना है। तो क्या रहा, प्लीज प्लीज कोई बात नहीं। तो क्या रहा अपना, किसी भी स्फीयर को हम जब चार्ज करेंगे तो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, उसकी सेल्फ एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से स्फीयर भी दो तरह के हो सकते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर, +Q चार्ज दिया और R रेडियस है, बोले चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे। तो बच्चों अगर मैं पूरा इंटीग्रेशन करके इसका वर्क डन निकालता हूँ, चार्जिंग में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसका कंडक्टिंग स्फीयर का जो सेल्फ एनर्जी बनता है वो बनता है, हाँ बिल्कुल सही है, KQ²/2R। ठीक है। और अगर मैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मेरे पास है, R रेडियस का, +Q चार्ज दिया, और चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके पूरा खर्चा यानी कि सेल्फ एनर्जी निकालता हूं, एसी और हम इसका पूरा डेरिवेशन दे रखा है, काफी बड़ा सा डेरिवेशन है, तो हमें यू नॉन कंडक्टर, ये कंडक्टर था और ये क्या है बच्चे, नॉन कंडक्टर, तो ये आता है 3 KQ²/5R। ये इसका फॉर्मूला है। मैथमेटिकल डेरिवेशन से ये भी आ जाता है और मैथमेटिकल डेरिवेशन से ये भी आ जाता है। मुझे, मेरी सलाह है कि आपको याद करना चाहिए, और शायद याद करना ये ज्यादा आसान रहेगा कि शायद ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा रिकॉल करने के लिए, दैट इज 0.5 एंड दैट इज 0.6, थोड़ा मतलब इजी थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, नहीं नहीं वाह वाह नहीं करना है, लिख लो बस। यहाँ कोई कवि समझ नहीं चल रहा बोले वाह वाह वाह। चले, लिख लो। हाँ तो मास्टर का काम यही है बे, चीजों को आसान करना। नहीं ये सब जो है सब किताबों में लिखा हुआ है ना, सही बात है ना, मेरा काम यही तो कि मैं आपको चीजों को इजी करके एक्सप्लेन करूं। तो क्या हो गया बच्चे कि ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं, कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करने में जो सेल्फ एनर्जी बनेगी दैट इज KQ²/2R। तो अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुआ तो क्या होगा, 3 KQ²/5R। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह याद कर लें, 0.5 एंड 0.6। अब अगर ये समझ में आने लगा तो इस पे सवाल देखते हैं। अब एक ऐसा सवाल ले रहे हैं, एकदम आसान सवाल है, लेकिन उस सवाल को करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। यस, एकदम आसान है और आपको पूरा खेल समझ में आने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी का पूरा खेल आपको समझ में आने लगेगा। बोले मेटल स्फीयर्स, तो इतना लिख लो मेटल स्फीयर, बाकी फोटो में दिखाएंगे। मेटल स्फीयर, ओके। R रेडियस बच्चे, Q1 चार्ज, R रेडियस है, एंड लेट Q2 चार्ज, एंड लेट दूरियां इज स्मॉल r।
मुझे कहा जा रहा है कि यूज सिस, सिस बोले तो सिस्टम। पूरा लैंग्वेज क्या रहेगा? टू मेटल स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस कैपिटल आर एंड कैपिटल आर आर हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट सेपरेशन स्मॉल आर। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? अब आराम से बातें करते हैं। जिन्होंने मेरा बेसिक सुना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक मीनिंग सुना होगा, वो बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। आइए जरा बेसिक बात करते हैं। मान लीजिए आपने मेरे को बोला कि भाई हमें ये सीन बना के दे दो, ये व्यवस्था बना के हमें दे दो, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? ये पूरी व्यवस्था बनाने के लिए मुझे जो खर्चा करना पड़ेगा, क्या वो इस व्यवस्था की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा? यही सिखा रहा हूं मैं आपको। आइए तो बताओ मैं इस व्यवस्था को कैसे बनाऊंगा। आई थिंक मैं पहले एक स्फीयर लूंगा आर रेडियस का। क्या मैं उसको Q1 तक चार्ज करना पड़ेगा? और क्या उस दौरान क्या मुझे खर्चा करना पड़ेगा? क्या वो Q1 की सेल्फ एनर्जी की फॉर्म में जमा हो जाएगा? कितना? ये फिगर, ये फिगर। फिर मैं क्या करूंगा, एक और दूसरा स्फीयर लूंगा आर रेडियस का, और फिर मैं उसको आपके लिए Q2 चार्ज दूंगा, क्योंकि मैं क्या सोचूंगा बच्चों को ये पूरा इंतजाम बना के देना है मुझे। तो मैं आर रेडियस का स्फीयर लूंगा, उसको Q2 तक जमा हो जाएगी, ये रहा। तो आई थिंक पहले तो इसकी सेल्फ एनर्जी और इसकी भी सेल्फ एनर्जी, और मैंने बोला कि हाँ मैंने आपके लिए Q1 और Q2 चार्ज वाले स्फीयर तैयार कर दिए। तो फिर आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, सिर्फ तैयार नहीं करना है, उनको एक पर्टिकुलर R रूपये लाके भी रखना है। तो बोलिए अब क्या होगा? क्या इंटरेक्शन एनर्जी फील करो। यस, पहले तो इसको तैयार किया, सेल्फ एनर्जी, फिर इसको तैयार किया, सेल्फ एनर्जी, और मान लो मैंने ऐसा रखा नहीं, बस तैयार करके आपके पास आ गया कि भाई मैंने वो तैयार कर दिया स्फीयर Q1 Q2 वाले। तो आप बोलो नहीं नहीं, सिर्फ तैयार नहीं करना है, आपको उनको एक पर्टिकुलर सेपरेशन आर पे लाके भी रखना है। तो जब उनको पर्टिकुलर सेपरेशन पे लाऊंगा, क्या वहां पर इंटरेक्शन होगा? यस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यू सिस दैट शुड बी यू सेल्फ प्लस यू इंटरेक्शन। बोलो भाषा समझ में आ रही मेरी? बोलिए यू सेल्फ लिखवाएंगे मुझे? हाँ आता है ना आप लोगों को? लिखवाओ, बोलो के Q1 स्क्वायर, हाँ पूरा लिख दें, के Q1 स्क्वायर 2R। पहले स्फीयर का सेल्फ, दूसरे स्फीयर का सेल्फ कितना होगा बच्चे? अपॉन 2R। ये तो हो गया सेल्फ सेल्फ प्लस इंटरेक्शन एनर्जीज। यस, के Q1 Q2 अपॉन क्या दूरियां, एंड दिस टोटल इज मेकिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। और शायद आपको समझ में आता होगा, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कह रहा था Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज है, मैं बोलता था इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो, क्या आप फट से के Q1 Q2 बाय R लिख रहे थे? आई थिंक इतनी देर से मैं पॉइंट चार्ज खेल रहा था, उस टाइम आप शायद ये लिख रहे थे। पॉइंट चार्ज में आपने सेल्फ एनर्जी की बात नहीं की, आई थिंक करना भी नहीं चाहिए। पॉइंट चार्ज को हम चार्ज कर देंगे, वो नेचुरली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को मैं थोड़ी चार्ज करूंगा भाई साहब, प्रोटॉन को मैं थोड़ी चार्ज करूंगा, वो तो नेचुरली चार्ज है। तो वहां पर सिर्फ क्या काम करना था? उनको पास में लाकर रखना था। वहां पर सिर्फ कौन था? इंटरेक्शन एनर्जी था। लेकिन जब आप पॉइंट चार्ज नहीं है, आपके पास तो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे पहले तो ऑब्जेक्ट को चार्ज भी करना पड़ेगा, फिर पास में लाकर रखना पड़ेगा। तो मुझे समझा दीजिए, सेल्फ एनर्जी टर्म इज अबाउट पॉइंट चार्जेस या ऑब्जेक्ट्स? यस यस, सेल्फ एनर्जी टर्म इज अबाउट ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट चार्ज के लिए तो मैं सेल्फ एनर्जी की बात भी नहीं करता हूं। इस तरह से आंसर आएगा। इसको आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, थोड़ा देसी बोलता हूँ और अच्छा फील कराने के बोल रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ फैन लगवाना है, मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट यार यहाँ फैन होना चाहिए, ठीक है? अब इसके दो दो आइडिया हो सकते हैं। मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा, बोले यार यहाँ फैन लगाना है। अब सुनना अच्छे से, मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी फैन है, मेरे पास रखा हुआ है फैन, तो मैं उसको बोलूंगा देखिए फैन रखा हुआ है मेरे पास, तो इसको यहाँ पे फिट कर दे, और उसका जो भी वो ले लेगा, ठीक है? मान लो 500 रुपये लेना, ले लेगा। फैन मैंने उसको दे दिया रेडीमेड, उसने लगा दिया, हो गया। मान लीजिए मेरे पास फैन भी नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? तुझे यहाँ फैन लगाना है, तो आई थिंक उसको पहले फैन खरीद के भी लाना पड़ेगा। मान लीजिए फैन आया 2000 रुपए का, और मान लो लगाने का चार्ज है 500 रुपये, तो मुझे क्या लेगा? 500 लेगा या पूरा 1000 लेगा? तो आप समझ रहे हैं? आप देखो, लगाने का चार्ज 500 है मान लीजिए, और पंखे की कीमत मान लो 2000 है, तो आप समझ रहे हैं अगर मैंने उसको फैन प्रोवाइड नहीं किया, तो आई थिंक फैन खरीदने का खर्चा भी मुझसे लेगा ना वो, और साथ में लगाने का खर्चा भी होगा। तो समझ रहे हैं? आई थिंक ये कैसा मामला है कि वो मामला हो गया कि फैन भी खुद ही खरीद के लाएगा और फिट भी खुद ही करेगा। और जो पॉइंट चार्ज वाला मामला था, शायद वो मामला हो गया कि फैन हम दे रहे हैं, रेडीमेड फैन दे रहे हैं, और उसको टांगना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वही बात हो गई है। मैंने उसको बोला कि मुझे यहाँ फैन लगवाना है, आप ही फैन खरीद के लाओ और आप इसको यहाँ सेट कर दो, तो फैन खरीदने का पैसा भी लेगा और लगाने का पैसा भी लेगा। और अगर मैं फैन प्रोवाइड ही कर दूंगा उसको, यार फैन तो रखा है आप इसको लगा दो, तो आई थिंक वो सिर्फ लगाने का पैसा लेगा, दैट इज इंटरेक्शन का पैसा लगेगा। जबकि इस वाले केस में क्या हो रहा है? सेल्फ एनर्जी भी हो रही है। कंफर्टेबल है? दैट्स इट। ये थी पोटेंशियल एनर्जी की कहानियां। मैं उम्मीद करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी समझ में आएगा। ब्रीफिंग करता हूँ फाइनली, वापस सुन लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी किसके बारे में होते हैं? सारे कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, एक बात। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने आपको 4 तरह के फॉर्मूला बताए। सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम तो के Q1 Q2 बाय R। ज्यादा पॉइंट चार्ज तो पेयरिंग वेयरिंग कर लेंगे और ऑल पॉसिबल पेयर का हिसाब करके आंसर ले आएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट्स हुए तो क्या सेल्फ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा? सेल्फ एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब होती है? सब होती है, ये आप जानते हैं। ये था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हम बात करेंगे वर्क डन के बारे में। सवालों में हमसे कहा जाता है कि चार्ज यहाँ गया, वहां गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कहानियां सुना दी जाती हैं। और कहानी के बाद हमसे लास्ट में कहा जाता है कि कैलकुलेट वर्क डन। बच्चे, वर्क डन में भी दो तरह की भाषा होती है। कभी कभी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन बताइए, और कभी कभी बोलते हैं एक्सटर्नल वर्क डन बताइए। और दोनों ही प्रोफाइल के सवाल हमारे स्कोप में है, वो हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। आपका टेस्ट इसलिए छोड़ रहा हूँ जल्दी। हाँ, आपका टेस्ट इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं, 5 मिनट है अभी मेरे पास। पढ़ा दें? मैं आपका टेस्ट इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूँ आज। थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन बताता हूँ। थैंक यू।